नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर के साथ। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, फायरिंग हुई थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। अब इसी हादसे को लेकर आज मुंगेर शहर के बाजार बंद रहे। इस घटना के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एसपी कार्यालय के पास पथराव किया और एसडीओ के कार्यालय में तोड़फोड़ की। इसी के साथ ही पुलिस की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है, जिसके बाद नए डीएम और एसपी हेलीकॉप्टर से मुंगेर पहुंचे। असम में जेईई मेंस में 99.8% अंक लाने वाला छात्र नील नक्षत्र दास फर्जी निकला। पुलिस का कहना है कि इसने इम्तिहान दिया ही नहीं, इसकी जगह किसी और ने परीक्षा दी। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नील नक्षत्र दास, उसके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास जो एक नामी डॉक्टर हैं, और इम्तिहान दाखिला केंद्र के 3 कर्मियों को गुवाहाटी में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नील नक्षत्र दास के इस साल जेईई मेंस में 99.8 अंक आए थे और राज्य में उन्होंने टॉप किया था। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उसने इम्तिहान ही नहीं दिया, उसकी जगह इम्तिहान में कोई और बैठ गया। परीक्षा वाले दिन इस उम्मीदवार ने दूसरों की मदद से, जिनमें ईकॉम टावर के कुछ नौकर भी शामिल थे, एक दूसरे उम्मीदवार ने परीक्षा दी। हम सारे पहलुओं की जांच कर रहे हैं और हमारी नजर में और लोग भी हैं। दरअसल सारा राज तब खुला जब उम्मीदवार ने ही अपने दोस्तों को बताया कि किस तरह से उसकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया था। फिर क्या था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया चैट वायरल हो गई। हम लोग भी स्तंभित हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, जिसका पास पैसा है उसका सीट मिलेगा, उसका नौकरी मिलेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एफआईआर करना चाहिए। गुवाहाटी के इसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान में आईआईटी जेईई मेंस ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नौकरी या फिर उच्च शिक्षा के लिए हैं, वो यहाँ पे होते हैं। इस बार जब आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो कैंडिडेट अब पुलिस की हिरासत में है वो यहीं आया था, उसकी बायोमेट्रिक करवाई गई और इसके बाद इन्विजिलेटर के मदद से ये कारण दिखाया गया कि उसके पास फोटो नहीं है और उसको बाहर जाने दिया गया। और इसके बाद इन्विजिलेटर ने प्रॉक्सी कैंडिडेट को अंदर बुलाया और प्रॉक्सी कैंडिडेट ने आंसर स्क्रिप्ट में जो सवाल हैं उनका जवाब दिया। पुलिस का इल्जाम है कि इस एजेंसी को दूसरे उम्मीदवार से परीक्षा दिलवाने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की छात्रा की हत्या के दोनों आरोपी रेहान और तौसीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर परिवार का कहना है कि तौसीफ काफी पहले से निकिता पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बना रहा था। साथ ही साथ खबर ये भी है, बताया जा रहा है कि तौसीफ नूह से कांग्रेस विधायक का भतीजा है, लेकिन विधायक ने इसे गलत बताया है। सौरभ शुक्ला की फरीदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सोमवार को बीकॉम छात्रा निकिता की हुई हत्या अब भी झकझोर कर रख देती है। निकिता कॉलेज से निकली ही थी कि तौसीफ नाम के शख्स ने उसे जबरन कार में बिठाना चाहा और नाकाम रहने पर गोली मार दी। तौसीफ, उसका साथी रेहान और पिस्तौल सप्लाई करने वाला शख्स आरजू पुलिस की गिरफ्त में है। निकिता के घर में मातम है, लेकिन तमाम हिंदू संगठन निकिता के घर पहुंच रहे हैं और उनकी भाषणबाजी भी चल रही है। निकिता के परिवार का कहना है कि तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। परिवार का यह भी इल्जाम है कि तौसीफ कांग्रेस के नूह विधायक आफताब आलम का भतीजा है। तौसीफ जो एक पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करता है और जैसे ही हमें 2008 में इसने हमारे साथ ये वारदात की थी, 2018 में, लड़की पे तो धर्म परिवर्तन के लिए सीधा सीधा दबाव था कि मुस्लिम बन जा और तू शादी कर ले। उस टाइम भी उसने यही बोला था। इसी दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में ही ये समझिए कि हमने अपनी जान माल की सुरक्षा के हेतु फैसला करके हम बैठ गए थे। खुद पर लगते आरोपों पर कांग्रेस के विधायक आफताब आलम ने बयान जारी कर सफाई दी है। आलम ने कहा कि मेरा आरोपी तौसीफ से कुछ लेना देना नहीं है। तौसीफ ना ही मेरा भतीजा या भाई है, वो सिर्फ मेरा रिश्तेदार है। मैं और मेरा पूरा परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। मैं मांग करता हूं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। 2018 में जो समझौता हुआ न ही मेरी जानकारी में हुआ और न ही मेरा कोई योगदान है। इस पूरे प्रकरण में एक धर्म विशेष पर निशाना साधा जा रहा है, जो कि गलत है। इस पूरे घटनाक्रम से
निकिता के सहपाठियों में भी काफी नाराजगी है। छात्र संगठन ABVP भी अग्रवाल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठा है। स्कूल टाइम से टॉपर थी, कॉलेज में भी आके वो टॉपर रही है, उसका एम IPS बनना था। आरोपी तौसीफ के सगे चाचा 2 बार BSP के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्य आरोपी तौसीफ ने न्यायिक हिरासत पर जाते वक्त एक एप्लीकेशन मूव की और कहा है कि उसे फरीदाबाद की जगह भोंडसी जेल भेजा गया, उसको यहाँ पर जान का खतरा है। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन निकिता के घर पे तमाम हिंदूवादी संगठन हैं जो कि कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन पुलिस अब तक चाक चौबंद है और सब कुछ नियंत्रण में रखे हुए है। फरीदाबाद में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में भले ही कमी दिख रही हो, लेकिन दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 5,700 पार मामले सामने आए हैं। तो सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में ये तीसरी लहर नजर आ रही है? शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 28 अक्टूबर को रिकॉर्ड तोड़ 5,673 कोरोना मामले। 27 अक्टूबर को भी दिल्ली में कोरोना के 4,853 मामले सामने आ गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है? सर, पहली बार 5,000 का आंकड़ा पार किया दिल्ली में, तो क्या ये माने कि ये तीसरा वेव है? क्योंकि हम ये देख रहे थे पहला और दूसरा वेव जा चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि एक हफ्ता अभी वेट कर लीजिए, तब बता सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कि तीसरा वेव कहना, पर हो भी सकता है। दरअसल जून में कोरोना के एक दिन में 3,947 मामले सामने आने के बाद गिरावट शुरू हुई थी, लेकिन फिर सितंबर में ये मामले बढ़ने शुरू हुए। एक दिन में 4,473 केस तक आ गए, जबकि बीच में ऐसे भी दौर आए जब ये मामले 1,000 के भी नीचे चले गए थे। लेकिन जब त्योहारों के दिन हैं और तीसरी लहर का खौफ है, तब दिल्ली सरकार कुछ और सतर्क हो गई है। पहले कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता था तो उसके परिवार और करीबी को क्वारंटीन करते थे और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराते थे। लेकिन अब पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार और करीबी संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट हो रहा है। इसलिए दूसरी कोरोना लहर के समय जहां 10 से 11,000 RT-PCR टेस्ट हो रहे थे, वहीं 28 अक्टूबर को पहली बार 17,000 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट हुए। दिल्ली के अंदर अभी जैसे त्योहारों का सीज़न है, थोड़ा सर्दी भी है, और एक हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भी जो भी पॉजिटिव आता है उसकी पूरी फैमिली को और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सबको टेस्ट कर रहे हैं। और एक बार ही नहीं, हम 2-2 बारी भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद दोबारा भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों को ढूंढना, मतलब हमारा आइडिया ये है कि एक भी केस बचे ना। तो इसकी वजह से लग सकता है आपको नंबर थोड़े ज़्यादा लग रहे हो, परंतु इसको ख़त्म करने के लिए, कंटेन करने के लिए ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। देश में कोरोना की दैनिक संक्रमण दर लगातार 5% से नीचे बनी हुई है, जबकि दिल्ली में यह दर 9% के पार चली गई है, जिससे केंद्र सरकार भी चिंतित है। हालांकि केंद्र सरकार के एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले ही इन दिनों में 15,000 तक रोजाना मामले के हिसाब से तैयारी करने को कहा हुआ है। एक समय था जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तब दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे थे। आज देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तब दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल ये मामले बताते हैं कि हालात कैसे भी हों, कोरोना काल में ना तो डरना है, ना ही उत्साहित होना है। सावधानी हमेशा वैसे ही बरतते रहना है। माना मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोरोना वायरस हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, महीनों से घर में कैद हैं, अब वो अनजान चेहरे और भीड़ से डर रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं, उनमें उदासी, तनाव और चिंता देखी जा रही है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अब इन्हें डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ रही है। नायोमी कोठारी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। इनका बेटा 1 साल का हो चुका है, लेकिन 5 महीने से घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से अनजान चेहरों या भीड़ से डरता था। इस डर या फोबिया को एगोराफोबिया कहते हैं। हम घर के अंदर 4-5 महीने के लिए थे। बाबा कहाँ पे गया नहीं था, नीचे भी गार्डन, सब पब्लिक स्पेसेस बंद थे
और फिर 5 महीने के बाद जब भी हमने वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर वोरा के पास गए थे, तभी हमारा बाबा इतना रोया कि आँख बड़ी बड़ी हो गए। वो लेफ़्ट राइट सब डायरेक्शन में देख रहे हैं कि बाहर क्या है, क्या होता है। मुझे लगा कि 12 महीने का बच्चा इतना कैसे डर रहा है। तो फिर मैंने बोला पेरेंट्स को कि वापस 15 दिन बाद आओ। 15 दिन बाद वापस आया तो भी वही हालत हुई। तो फिर मेरे को समझने लगा कि ये बच्चा सोशल आइसोलेशन, किसी को मिला नहीं है और घर से बाहर कभी निकला नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे लोग का ग्रोथ होना चाहिए, जिससे उन लोग सब समझ सके और सीख सके। तो ये बाहर आने से हम लोग इसको आर्गोफोबिया बोलते हैं, एक प्रकार का फोबिया होता है। ये बच्चे को वो हुआ है, तो हम लोग ने ये फटाफट पिकअप किया और मदर भी एक थेरेपिस्ट है तो उसको समझा के पूरा ट्रीटमेंट किया। इधर बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहंस ने बताया कि उनके यहाँ रोजाना करीब 40 बच्चों को मानसिक इलाज के लिए लाया जा रहा है और करीब 35 बच्चों की फोन पर काउंसलिंग हो रही है। पेरेंट्स को ये समझना है कि इस समय में बच्चों को घर में थोड़ा उसको रूटीन थोड़ा प्लान करना है, टाइम पे कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ करवाना है और बच्चों के साथ जितना भी समय उनको मिलता है उनके साथ समय बिताना है। कोरोना काल में बच्चे खुद को घरों में कैद महसूस कर रहे हैं। कम बोलचाल के साथ खेलकूद का सिमटा दायरा भी कईयों पर मानसिक रूप से असर डाल रहा है। हम सबकी ज़िंदगी कैदियों जैसी हो गई है, घर से बाहर जाने नहीं मिलता है और हम अपनी फ्रेंड्स लोग से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है। हमें थोड़ा सा बोर फीलिंग हो रहा है कि हम लोग बाहर जाएंगे तो कैसा लगेगा कितने दिनों बाद, और घर में कितनी बोरिंग सी फील हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना से पहले वाले समय की तुलना में अब बच्चों में मानसिक तनाव के मामले दोगुने हुए हैं। पहले हमारे पास ADHD, स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस और समटाइम्स बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बच्चे आते थे, पर अभी ज़्यादा करके उदासी, घबराहट, तनाव, चिंता, शारीरिक सिम्टम्स के वजह से स्ट्रेस आना, ये कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ गई है। कितने सारे जॉब लॉस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सारा उन पे भी इम्पैक्ट करता है। उनको समझ आता है घर की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही और वो उनको अफेक्ट करता है। जो हमारे पास उस तरह से आता है कि वो डिफरेंट बीमारियों का स्वरूप लेके आते हैं। मेट्रोज के साथ ही छोटे शहरों से भी ऐसे मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मियों जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स के बच्चों में इस तरह के मानसिक तनाव की शिकायतें ज्यादा देखी जा रही हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और बिजली के फिक्स रेट को लेकर बीते 15 दिनों से अपना पावर लूम बंद कर आंदोलन कर रहे बनारस के बुनकरों ने आज कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग मोहल्लों से निकलकर बुनकरों का ये जत्था जब बनारस के नेशनल इंटर कॉलेज के पास इकट्ठा हुआ तो ये संख्या हजारों में पहुंच गई और इनके हाथ की मोमबत्ती की रोशनी इनकी उस परेशानी को बयां कर रही थी कि कैसे बिजली के स्मार्ट मीटर लग जाने की वजह से इनके अपने उद्योग धंधों पर बड़ी चोट पहुंचेगी। इससे पहले इन लोगों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई, ज्ञापन दिया, मोहल्ले मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाया और मुर्री बंद आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांग नहीं मानी है। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चेन्नई में बारिश से बुरा हाल। और अब आइए आपको दिखाते हैं भारी बारिश ने चेन्नई का हाल किस तरह से बुरा कर दिया है। बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। हालात इतने खराब है कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सामान तैर रहे हैं। घरों के डूबे हुए दरवाजे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना भर चुका है। सड़कों पर लोगों को आने जाने में भी समस्याएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।